देखिए बच्चों, कल अगर हम कल की क्लास की बात करें, जो कल की क्लास थी हमने उसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी और उसके साथ साथ स्केलर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था। और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमने ये भी बात कर ली थी कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए डायग्राम, यानी एरो के द्वारा हमने उसको रिप्रेजेंट किया था। थर्ड वन हमने ये भी बात की थी कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जो हमारा लास्ट टॉपिक था, अगर उसकी बात करें तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर्स के जो टाइप है वो कौन कौन से होते हैं। स्केलर का इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। स्केलर में आपको केवल इतना ही याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। एक बार मैसेज करके बता देना कि वॉइस आ रही है क्या सभी के पास प्रॉपर। जल्दी से मैसेज बताए ना, एक दो बच्चे मैसेज कर दीजिए जल्दी से कि सभी के पास वॉइस पहुंच रही है क्या। चलो ठीक है। अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ वेक्टर्स के अंदर, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, कल जो हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर था उसके अंदर तो फर्स्ट वेक्टर था दैट इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर और इक्वल वेक्टर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि दो या दो से अधिक वेक्टर, दो या दो से अधिक वेक्टर इस तरह हो कि उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो, सेम या इक्वल हो। उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। यानी इक्वल वेक्टर की हमने डेफिनेशन क्या ली थी कि जो वेक्टर्स है सेम डायरेक्शन में होने चाहिए और उसी के साथ उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड। ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए अगर दो या दो से वेक्टर के पास उनकी डायरेक्शन सेम है या और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वो क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। क्लियर। तो जो इक्वल वेक्टर को हम लाइक वेक्टर भी बोलते हैं। इक्वल वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम और क्या है इनका, लाइक वेक्टर्स, ठीक है ना। सेकंड देखिएगा, तो यहाँ तक लिख लिया था शायद आपने इक्वल वेक्टर के बारे में, ठीक है ना। आप बच्चे थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखा करें, आप बहुत लेट जुड़ते हैं कि कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ बार बार लेट जुड़ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा इक्वल वेक्टर के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर्स, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। अगर अनइक्वल के केस में अगर कोई भी दो या दो से अधिक मैग्नीट्यूड वेक्टर्स, अगर दो या दो से अधिक वेक्टर्स इस तरह से हो कि उनकी या तो डायरेक्शन अपोजिट हो, सॉरी डायरेक्शन डिफरेंट हो, या फिर उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, या फिर दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही डिफरेंट हो, वो किस केस में आते हैं, अनइक्वल केस में आते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, two or more vectors that consist unequal magnitude or unequal magnitude or unequal direction और बोथ। ध्यान रखना, या तो केवल मैग्नीट्यूड अलग हो उनका, या उनकी डायरेक्शन है वो भी अलग हो, या फिर दोनों यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही अलग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर। देन
such vectors known as unequal vector। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। यानी कोई भी दो या दो से अधिक वेक्टर इस तरह के हों जिनमें या तो डायरेक्शन सेम हो, सॉरी डायरेक्शन डिफरेंट हो, या उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, या दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या हो, डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे देखिएगा, एक मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक वेक्टर ए है और उसी के साथ एक दूसरा वेक्टर दे रखा है आपको बी। क्लियर? सर इनमें कितने डिग्री का एंगल होता है वो भी बताएंगे, अभी बात करेंगे। इनमें कोई फिक्स नहीं होता है, अनइक्वल में कोई भी एंगल फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना? देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों वेक्टर की अगर हम बात करें तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। एक छोटा वेक्टर है और एक बड़ा वेक्टर है, यानी इनकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये कैसे कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर कहलाएंगे। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा कि जो वेक्टर अगर जिनकी डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तो भी क्या कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर कहलाएंगे। एक बार देखिए, व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा ब्राइटनेस तो नहीं आ रही है, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना? ऐसा तो नहीं ज्यादा ब्राइटनेस आ रही हो? यहाँ मुझे लग रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, अगर जैसे कोई प्रॉब्लम आती है कि ब्राइटनेस वगैरह की, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना? बोल सकते हैं। देखिएगा, पहला ये एग्जांपल हमने ले लिया कि डायरेक्शन सेम होने के कारण लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण ये अनइक्वल वेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये अनइक्वल वेक्टर कहलाएंगे। सेकंड थिंग, सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिएगा, एक वेक्टर हम मान लेते हैं ये है और एक वेक्टर ये है। ये हमने मान लिया ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। यहां से देखिएगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। आप देखेंगे कि दोनों वेक्टर की लेंथ है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये अनइक्वल वेक्टर कहलाएंगे। समझ में आ रहा है कि या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या फिर डायरेक्शन डिफरेंट हो, तब भी वो क्या कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अगर थर्ड क्या हो सकता है कि डायरेक्शन भी डिफरेंट हो और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो, उस केस को भी हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर। भूमिका जांगीड़, हाँ बोलिए, आपने हैंड रेज कर रखा है, कुछ पूछना है क्या? जल्दी से मैसेज कीजिए, भूमिका जांगीड़। कुछ पूछना, प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिए। चलो करना मैसेज, मैं देख लूंगा। ठीक है ना? एप्लीकेशन वाला एग्जाम्पल दो सर। ठीक है, एप्लीकेशन वाला एग्जाम्पल मीन्स वेक्टर्स के एप्लीकेशन कैसे कहाँ पे यूज किए जाते हैं। देखिएगा, वेक्टर्स तो एक बहुत बड़ी ये सोचिएगा कि फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जो हर जगह काम आती है। जैसे कि अभी तक आपने, अभी पर मैं इसका एक थर्ड टाइप लिख देता हूँ, फिर मैं उसके बाद बात करूंगा। ठीक है ना? जैसे थर्ड टाइप और लिख देते हैं हम। ठीक है, अगर कोई भी दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम नहीं है और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, ए और बी मान लेते हैं, इनमें देखिएगा दोनों डायरेक्शन भी अलग अलग है दोनों की और मैग्नीट्यूड भी दोनों का अलग अलग है, तो ये किसके एग्जाम्पल है, अनइक्वल वेक्टर के एग्जाम्पल है। तो पहले यहाँ पे बताइए, अनइक्वल वेक्टर आपको समझ में आया कि नहीं, किसे कहते हैं अनइक्वल वेक्टर? चलो ठीक है। अब देखिएगा, एक बच्चे ने पूछा कि इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे। देखिए, वेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है। देखिए, आप
11th क्लास के साथ साथ इसके अलावा 12th में भी इसके बहुत ज़्यादा वेक्टर्स एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जैसे आपसे बोल दिया कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। मान लेते हैं एक फोर्स कितना है, 5 न्यूटन है इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स है दूसरा, मान लेते हैं इससे 60 डिग्री एंगल पर 10 न्यूटन मान लेते हैं। ये सेकंड फोर्स है, ये कितना है, 10 न्यूटन है। तो हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, यहाँ पर हमें वेक्टर निकालना पड़ेगा। आप देखिएगा अगर इस तरह से होता तो आप बिल्कुल इजी निकाल सकते थे कि एक 5 न्यूटन है और एक इधर लग रहा है 10 न्यूटन। तो आप इजीली कह सकते थे कि ये ऑब्जेक्ट है इधर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इस साइड में, लेफ्ट साइड में रिजल्टेंट फोर्स है वो ज्यादा है 10 न्यूटन, राइट में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 5 न्यूटन है। तो ये ऑब्जेक्ट है इजीली इधर मूव कर जाएगा। क्लियर, रिजल्टेंट बचेगा 5 न्यूटन। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि एक फोर्स है वो 10 न्यूटन है और एक 5 न्यूटन है, वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर, तो वहां पर रिजल्टेंट किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, उसमें हमें वेक्टर का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा जैसे काफी इसके पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं कि कोई चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, और यहाँ पर मान लेते हैं Q3 चार्ज है। तो इस केस में आपसे बोल दिया जाएगा कि इस चार्ज Q2 पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए। या फिर ऐसे दे देगा कि यहाँ पर ना देखिए, आपसे बोलते हैं Q1 और Q2 ये दो चार्ज है, तो इस लाइन को मिलाने वाली कोई सी भी पॉइंट P पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या फोर्स निकालना है, ठीक है। सभी के केस में वेक्टर का यूज करेंगे हम, वेक्टर आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैथ का टॉपिक होने के बाद भी हमें पढ़ना पड़ रहा है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको हम कूलाम फोर्स भी बोलते हैं, इसके अलावा जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है, जब किसी भी सिंगल पॉइंट पे वेक्टर क्वांटिटीज वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में एप्लीकेबल होती हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, वेक्टर से उनका रिजल्टेंट निकालते हैं। किससे निकालेंगे, वेक्टर से निकालेंगे। इसके काफी एग्जांपल्स कराएंगे हम, जैसे लॉज आएंगे वेक्टर्स के, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उस टाइम इसके बहुत ज्यादा एग्जांपल्स आएंगे, उस टाइम हम इनकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। तो अभी तो हम केवल टाइप बात कर रहे हैं, ठीक है। दिख रहा है सभी को, इरेज कर दूं मैं इसको, इसको नोट आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, मैं साइड में बताता हूँ, इसको लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो देखिएगा, तो हमने टू टाइप के वेक्टर्स पढ़ लिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, जो हमारा थर्ड टाइप है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जो अनइक्वल वेक्टर होते हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है, ठीक है। तो अनइक्वल वेक्टर के बीच की कोई एंगल असाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है, उनकी डायरेक्शन थोड़ी होती है फिक्स। तो उनके बीच का एंगल कितना भी हो सकता है, 0 से लेके 180 के बीच तक, ठीक है ना, 180 नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट आ जाएगा तभी तो वो अनइक्वल कहलाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम बात करें थर्ड टाइप की, ठीक है ना, तो अपोजिट वेक्टर। देखिए अपोजिट वेक्टर्स का मीन्स क्या है, आपने इक्वल वेक्टर पढ़े थे कि इक्वल वेक्टर में क्या था कि अगर दो वेक्टर हैं वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में यानी 180 डिग्री पर होते हैं, तो उस केस में जो वेक्टर है वो क्या कहलाएंगे, अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है ना। लिखिएगा, इफ टू वेक्टर्स
acting with an angle 180 degree, then known as ठीक है अपोजिट वेक्टर। यानी अगर कोई भी दो वेक्टर्स, ठीक है, जैसे एक वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ये मान लिया ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में, मान लिया ये बी वेक्टर है, तो ये दोनों कितने डिग्री पर एक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, 180 डिग्री पर ही हो रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर, ठीक है, सॉरी अपोजिट वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना, इफ मैग्नीट्यूड सेम है तो उस केस में जो वेक्टर ए है वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी शायद किसी को भी, लिख लिया होगा सभी ने। चले नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। अब छोटी छोटी डेफिनेशन बची है, जैसे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होगा कि कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो है उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर दैट मैग्नीट्यूड जीरो नोन एज ए जीरो वेक्टर, ठीक है। यानी कोई भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो है उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, सॉरी ये फोर्थ टाइप था। नेक्स्ट फिफ्थ लिखिएगा, यूनिट वेक्टर। देखिएगा यूनिट से आपको पता लग रहा है, यूनिट का मतलब कितना होता है, वन। यानी कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर वन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अभी हम मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से निकाला जाता है, कैसे हम उनको सोल्व करते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर दैट्स मैग्नीट्यूड इज वन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं, नोन एज यूनिट वेक्टर। देखिएगा अब इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। दैट ए इज ए यूनिट वेक्टर। अगर ए कोई यूनिट वेक्टर है तो उसको देखो किस तरह से लिखा जाता है, कैप लगा के। ये जो आपको दिख रहा है ना इस तरह का सिंबल है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं। किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर आप ये इस तरह से लगाएंगे तो इसको बोलेंगे कैप, और ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, इसका वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये जो दो पैरेलल लाइंस है, मॉडुलस है, ये किसको डिनोट करती है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करती है। ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है आपको। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, यूनिट वेक्टर यानी ए कैप इक्वल टू वेक्टर्स अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड।
अभी हम मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे कि किस तरह से ये सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में कराऊंगा, अब जब आगे हम मैग्नीट्यूड सीख लेंगे ना कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नोट कीजिए इसको थोड़ा जल्दी से। सभी को वॉइस तो प्रॉपर आ रही है ना, जैसे ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वीडियो बीच बीच में बफर हो रहा है या रुक रुक के आ रहा है, या वॉइस है वो बार बार मतलब कट होके आ रही है, ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही किसी के पास? फॉर्मूला देखिएगा, ये आपको याद रखना है अभी कि यूनिट वेक्टर, जैसे कोई भी वेक्टर मान लेते पी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी पी है, तो पी का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे हम कि पी के ऊपर हम क्या लगाएंगे, कैप, यानी यूनिट वेक्टर को सर बोर्ड पर फ्लैश आ रहा है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं फ्लैश का। ये जो पी है इसका यूनिट वेक्टर यानी किससे लिखेंगे हम इसको, कैप से लिखेंगे। तो पी कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये अभी जब हम एक क्वेश्चन कराएंगे उस टाइम ये समझ में आएगा, जब हम पहले मैग्नीट्यूड निकालना सिखाएंगे उस टाइम। देखो मैं इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन कराता हूँ, वैसे अभी मैग्नीट्यूड आपने सोल्व नहीं किया है कि कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर भी मैं छोटा सा निकाल लेता हूँ। जब हम मैग्नीट्यूड समझाएंगे उस टाइम इसको अच्छे अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अब तो रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, रिफ्लेक्शन अब भी आ रहा है क्या, या इस फॉर्मूले को मैं शिफ्ट करूँ कहीं और जगह? फॉर्मूला दिख रहा है सभी को? चलो ठीक है। देखो मैं आपको एक बात क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, अभी तो देखो पता नहीं आपको आएगा या नहीं समझ में कि मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। नवीन कुमार के देखिएगा, नो रिफ्लेक्शन, चलो ठीक है। देखिएगा मैं जैसे आपको एक वेक्टर देता हूँ कि वेक्टर दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप। अभी ये मत पूछ रहा कि सर ये आई कैप जे कैप आपने क्या लिखा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक्चुअल में आई कैप होता है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है ना। जे कैप होता है वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, और के कैप होता है एक जो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है। इनके बारे में हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। पहले अभी केवल यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको एक वेक्टर दे दिया, क्लियर, कि 2i प्लस 3j कैप। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, एक कैप लगा के वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। अब मैग किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में देखिएगा। अगर हमें ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, सेम उसी तरह से निकलेगा, यानी 4 प्लस 9, ये आ गया आपके पास रूट 13। यानी इसका जो यूनिट वेक्टर है वो इस तरह से होगा 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन रूट 13। ये वैल्यू कहलाएगी इसकी यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज होंगे अभी आई क्या होता है जे क्या होता है, ठीक है। बस आप इतना याद रखिएगा कि ये मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। हाँ चलो अच्छी बात है, निशान का सही है। तो ये हमने एक यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा वो बताया था, ठीक है। हो गया होगा सभी का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सही का। तो देखिएगा ये जो कुछ आज हमने वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, अभी और भी वेक्टर बचे हुए हैं, कोप्लेनर वेक्टर बचे हैं, कोलिनियर वेक्टर बचे हैं, एक्सियल वेक्टर बचे हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब देखिए मैं कुछ देर के लिए वो कर रहा हूँ, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सभी को, तो आप उनको कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना।